गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के टोटली सॉल्यूशन को। और इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले वो चैप्टर के बाद जो आते हैं आपके लास्ट में अभ्यास वो वाला भी, और चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन रहता है बीच बीच में वो भी, यानी टोटली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हमने इस जो हमारा क्लास 10th है ना उसका सारा ही चैप्टर कंप्लीट कर दिया लगभग, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट पे आप जाकर ढूंढ सकते हो। डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट होते हैं सारे ही आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर से कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो अब ये देखो, क्वेश्चन तो हमें लिखने वाला है नहीं, यहाँ पे तो हमें संरचना बनानी है। एक मिनट में ब्रश तो यहाँ पे हमें क्या करना है, संरचना बनानी है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा मतलब लिख देना जो बोल रहा है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न प्रकार की, और फिर ये डायग्राम हमें बना देना। ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है, एक बीच में कार्बन है और दो यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु है, और ये दोनों सबका हमें सहसंबंध दिखाना है। एंड सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है कि सल्फर के 8 परमाणुओं के बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो आप देखो, ये आपका डायग्राम है, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, आप कॉपी पे हूबहू उतार लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आप लोग को देख के लग रहा होगा कि मिस बहुत बोरिंग है या फिर बहुत मतलब शायद हमसे नहीं बने ये वो, तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है जहाँ पे आपका टोटली डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार वीडियो देख लोगे और क्लियर हो जाएगा। और फिर भी मैं बता दूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद आ रहा, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आ ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया तो हो सकता है ले क्वेश्चन, बट ये इस टाइप के बहुत कम आते हैं। और दूसरी बात, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। फिर एक पेंटेन के लिए आप कितनी संरचनात्मक जो समावयवों हैं उनका चित्रण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 जो उसके चित्रण है उसको दिखाया है हमने। पहला पेंटेन का, फिर मेथिल ब्यूटेन का, और उसके बाद है डाईमेथाइल प्रोपेन का। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो और इसको भी आप कॉपी में बना लोगे। उसके बाद यहाँ से हमारा लिखने वाला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी विदाउट डायग्राम स्टार्ट होता है कि कार्बन के 2, यहाँ पे आप जरा देख लो कि यहाँ पे गुण होगा, ठीक है, यहाँ पे षटकोण वाला लिखा गया गुण होगा। गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो आप देखो, कार्बन एक विशाल संख्या की यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य कारण निम्न है। पहला है श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का अद्वितीय क्षमता होता है, जिसके बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आप देख लो, जैसे मानव श्रृंखला बनी थी ना 16 में 17 में, मतलब 2016-17 में नीतीश कुमार ने बनवाया था। तो आप देखो, एक इंसान खड़ा रहता है, वो दूसरे इंसान का हाथ पकड़ के, फिर वो क्या करता है अगले का हाथ पकड़ के, ऐसे करके पूरे बिहार में उन्होंने लगभग क्या किया था कि उस शेप में इंसानों को खड़ा करके एक श्रृंखला बनाई। श्रृंखला डेट मीन्स लाइन बनाया था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। कि कार्बन क्या करता है, कार्बन फिर कार्बन के साथ जुड़ता है, फिर कार्बन के साथ जुड़ता है, तो वही होता है श्रृंखलन। फिर है चतुसंयोजकता सॉरी फिर चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा अन्य एक संयोजन तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है, और यही क्या है, चतुसंयोजनता है। फिर है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C5NH10, और इसके जो हम अगर डायग्राम की बात करें तो आपको वो स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस सब का हमें क्या करना है कि डायग्राम बनाना और बताना है कि क्या ब्रोमेन पेंटल के संरचनात्मक समन्वय संभव है कि नहीं। तो हाँ, इसका संभव है। और ये चारों जो डायग्राम है आप यहाँ पे देख लो, जो पेंटेन है इसका आप देख लो, मैं बताती हूँ। ये क्या है, C5H12, तो हम बीच में C5 है ना यहाँ पे, और H12, तो हमने क्या करा कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो 10 तो ऐसे ही हो गया, 5 है, 5 का 2 गुना 10, और जो 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, एक इधर से H ले लेते हैं, किधर से H लेते हैं, 12 हो गया। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि हमने, आप देखो, अगर यहाँ पे हमने सूत्र नहीं दिया फिर भी आप निकाल सकते हो ना। C कितना है, 1 2 3 4, तो C4, और H कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा यहाँ पे सॉरी 5 है, C5, यहाँ पे हम लिखते हैं
C5 और H कितना हो गया, टोटली काउंट करोगे, लिख लोगे। उसी तरीके से यहाँ पे ब्यूटेनॉन का है, हेक्सेनल का है, आप ऐसा करके बना सकते हो इजली। ठीक है, फिर है एक क्वेश्चन है हमारा कि निम्न यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। तो आप देख लो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मैथेनल हो जाएगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा हेक्सेन। हो गया। फिर 4.3 है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं। मुझे पता है आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही मतलब बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि आप देखो जब हम बायो पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, तो यहाँ पे ना हमको लगता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, मतलब हम फील करते हैं अपने आप से, उसको जोड़ के देखते हैं, रिलेट करके, तो वो तो हो जाता है। बट केमिस्ट्री में आप ऐसा थोड़ी कोई चीज़ को उठा के उसका अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कर रहे हो, नहीं करो, इसीलिए ये हमें थोड़ा सा अलग लगता है। तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है केमिस्ट्री, वैसे मेरा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, आप लोगों को बोरिंग लग सकता है। देखो, एथेनॉइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। आपको पता है, मैं बताती हूँ, मेरे 10th में साइंस में 86 नंबर आए थे, ठीक है, जिसमें से मैंने बायो तो मेरा बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं पूरा बुक कंप्लीट कर, मुझे वैसे भी अभी भी मेरा, वैसे मैं आर्ट्स पे से पढ़ रही हूँ, बट बायो मेरा अभी भी अच्छा है, तो वो तो देखो मेरा क्लियर था। बट मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से बता रही हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मात्र मैंने आगे का 3 चैप्टर पढ़ा था, यानी पहला वो भी भारतीय भवन से, आप देख लो, पहला में प्रकाश का परावर्तन, सेकेंड में अपवर्तन एंड थर्ड में मानव नेत्र है। उसी तरीके से इसमें है रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया, अम्ल क्षार, और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन एक और है, चैप्टर कोई और है। तो मैंने बस यही पढ़ा था, तब जाके मुझे 86% आए, वो भी मतलब उतना मन नहीं लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री में, तब आप सोचो। तो आप ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप बोलोगे ये क्यों बोल रही हो, तो इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने इतनी मतलब लगभग आधा बुक मैंने छोड़ दिया, स्किप ही कर दिया, मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, तब जाके मुझे अगर इतने मार्क्स आए हैं, तो आप तो सारे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं, क्योंकि मैंने कहीं क्लास नहीं किया था 10th में, कुछ नहीं किया था, सेल्फ स्टडी से पढ़ा था, तब मुझे इतने आए थे। आप तो पढ़ रहे हो, ऑनलाइन की हेल्प ले रहे हो, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, कि स्कूल पढ़ रहे हो, तो फिर आपके लिए ना ये मतलब इतना बड़ा भी टफ नहीं है, आप आराम से पढ़ो, निकल जाएगा। 10th के लिए उतना टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। मैं क्या कहती हूँ, अगर 5 नंबर का नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं, बाकी 95 तो आ रहा है ना, बात खत्म हो गया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये आंसर शायद हमने बता दिया था। अब आगे बढ़ते कि ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किया जाता है, वेल्डिंग होता है लोहे का, ऐसे कुछ टूट गया तो उसको वेल्डिंग क्या कराया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइनाइक तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि जब भी हम वायु की बात करते हैं, आप ये चीज़ समझो, जब भी हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ों का वायु के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो वायु में क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 78% है ना, और बाकी का 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और लास्ट जो 1% बचता है, इसी में आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गैसेस आपको याद है। तो आप ये मुझे ये कमेंट में बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना प्रतिशत है हमारे एयर में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो 78% यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना, ये अभिक्रियाशील गैस होता है, यानी ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकती है। अब ये रिएक्शन करेगी ही नहीं, और बचा कौन, ऑक्सीजन। तो इसीलिए जब भी हम वायु के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं, वायु के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारा सेंस ऑक्सीजन ही होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे भी क्या है कि ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो निष्क्रिय गैस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4.4 का है कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल को कैसे अंतर कर सकते हैं। तो आप देखो कि पहला हम क्या करेंगे कि अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर कोई गैस नहीं निकलती है। अगर हम दोनों की अभिक्रिया करेंगे, देखते कोई गैस निकलती कि नहीं निकलती है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। फिर है कि कार्बोक्सिल अम्ल को सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर सनसनाहट तथा CO2 गैस उत्पन्न होती है, और जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है, व्हाइट टाइप का वो, मतलब मिल्क टाइप का वो पानी दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो आप देख लो, कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के साथ मतलब मिल जाती है, रिएक्शन करके ऑक्सीजन को दे देती है और हाइड्रोजन को अलग कर देती है, यानी ऑक्सीजन को लेकर हाइड्रोजन को अलग कर दी, तो वो ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और हाइड्रोजन को अलग करने में सहायक होते हैं, तो इसे ही हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं।
4.5 है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ना, आप देखो वो कैसे भी पानी में आप डिटर्जेंट डाल के उसको ऐसे हाथ से मतलब पूरा मिक्स कर दो, आप देखोगे झाग उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जल जो है वो साफ है यानी कठोर है, या फिर मतलब साफ यानी मृदु है और खराब यानी कठोर है। तो वो हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि वो दोनों के साथ ही रिएक्शन कर रही है। हाँ, अगर हमें साबुन दिया जाए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि जो साबुन होता है ना वो सिर्फ मृदु जल में ही झाग उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है जिसको हम लोग सर्फ बोलते हैं आम ये भाषा में, तो वो ना सिर्फ मतलब दोनों के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। फिर क्वेश्चन है कि लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं ना, कोई साबुन के बाद उसको रगड़ता है, पत्थर पे पीटता है, डंडा से मारता है, ब्रश से मारता है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं। सबसे इजी पता है कपड़े धोने का तरीका? वॉशिंग मशीन में डाल देना, ज़्यादा मेहनत वहनत नहीं लगती है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी उसमें आप देखो जैसे स्पिन होता है तो वो वहाँ पे आपको स्पिन दिखाएगा। जैसे एक कपड़े में मिनिमम भी मुझे लगता है, शायद मैंने तो आज तक जितनी बार सेट किया 1000 टाइम वो स्पिन करता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो इतना इसको घूमने की क्या जरूरत है, ये सीधा सीधा साफ क्यों नहीं कर देता। तो ये आप समझो कि क्या होता है ना कि जब भी हम जो डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं ना उसमें मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, अघुलनशील होता है, और वो मतलब वाइट टाइप का, चिपचिप टाइप का वो रह जाता है। देखो, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक चीज़ बताती हूँ। आपने कभी क्या करा है कि कोई सर्फ किसी बर्तन में रख के उसको थोड़े दिन तक छोड़ दो, उसमें थोड़ा मोड़ा पानी डाल के, उसके बाद जब आप उसको टच करोगे ना बिल्कुल एकदम गीला गीला, एकदम चिपचिप चिपचिप, बहुत गंदा टाइप का एकदम लगेगा, एकदम चिपकेगा हाथ में, एकदम अजीब टाइप का बन जाएगा वो चीज़। तो आप इसमें देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो हो जाता है वो थोड़े टाइम तक कैसे कपड़े में चिपक जाएगा और बिल्कुल ख़राब, उसको लसलस टाइप का बिल्कुल ख़राब हो जाता है वो। और यही कारण है कि अगर हम उसको कपड़े को अच्छे से बार बार नहीं पीटेंगे तो मैग्नीशियम उसमें से नहीं निकलेगा और कपड़ा ठीक तरीके से साफ नहीं होगा। तो उसको निकालने के लिए हमें उसको रगड़ना, पीटना, है ना, स्पिन करना, ये सब पड़ता है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो वाइट दही जैसे यहाँ पे है ना, अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बना देता है जो कपड़े में चिपक जाता है बहुत, जैसे च्युइंगम, कैसा नहीं, च्युइंगम भी नहीं, मतलब च्युइंगम के अंदर जो नहीं होता है एक लिक्विड जो वाइट कलर का, मतलब पिंक कलर का या फिर ब्लू कलर का, जो भी च्युइंगम के अंदर जो गम रहता है उसी टाइप का लगता है, मतलब बहुत गंदा सा लगता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने करा है तो बहुत अजीब लगेगा आपको। और यही रीज़न है कि वॉशिंग मशीन ये सबको भी बार बार क्लीनिंग के लिए मतलब साफ़ करवाना होता है, वो लोग का उसको क्या कहते हैं, सर्विसिंग करवाना पड़ता है, इसी के लिए। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि एथेन का आणविक सूत्र इतना होता है, इसमें क्या होता है। तो आप देखो इसका आंसर हो जाएगा कि 7 सहसंयोजन आबंध होते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। एथेन का C2H6 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर है ब्यूटेनॉन, चर्तु कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। फिर है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए तो इसका मतलब क्या है, तो ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। उस वजह से चैप्टर स्टार्ट होता है कि CH3Cl के आबंध निर्माण के उपयोग कर सहसंयोजन आबंध की प्रकृति समझाइए। तो आप देख लो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के 4 होती है। इससे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करता है। यहाँ पे देख लो, है ना, 3 क्या है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ, और मतलब 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो यही हमें बताना है। और यहाँ पे कि कार्बन और क्लोरीन के अणु के बीच संयोजन आबंध होता है, लेकिन क्लोरीन के उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण कार्बन और क्लोरीन के आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करके हमें बताना है। पहला एथेनॉइक अम्ल बनाना है, फिर क्या करना है कि H2S बनाना है, प्रोपेनॉन बनाना है और F2 बनाना है। तो यहाँ पे हमने पहला बना रखा है ये, ठीक है, दोनों ही हमने बना दिया है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरीके से और उसका आबंध इस तरीके से दर्शाया जा रहा है। तो आप वो अच्छे से देख लो। सेकंड क्वेश्चन है आपका H2S का, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का। हम आगे बढ़ाते हैं, आप पॉज कर करके लिख लेना, ये वाला आप पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट जो करना है ये वाले का ले लो। फिर ये हमारा थर्ड है जिसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं। देखो बनाना बेसिकली क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा है, ये हमने समझाने के लिए आपको बनाया है। ठीक है, एंड लास्ट क्या हमारा F2 है, बहुत ईजी है ये वाला, तो फ्लोरीन है ना। चलो आगे बढ़े।
6 नंबर क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप देखोगे कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, ठीक है, उनका सूत्र भी एक जैसा होता है और जो काम करने का समूह होता है वो भी एक तरीके का होता है। तो उसे हम समझाती है। कहते हैं सम मतलब क्या होता है, एक बराबर। कहते हैं ना, हाँ ये मेरे समान है, वो मेरे समान नहीं है, ये वो, ठीक है। सामान नहीं, समान मतलब बराबर वाला समान बोल रही हूँ। तो यही क्या हो जाता है, समजातीय आवेश हो जाता है। इसके सदस्य जैसे आप देख लो यहाँ पे CH3OH, इसमें भी CH3CH2OH, मतलब सेम चीज़ है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे CH3CH2CH2OH, यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके। तो ये सब क्या हो जाते हैं, समजातीय हो जाते हैं। और इसके कुछ लक्षण भी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। तो हम देखो कि सभी सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सही बात है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, बाकी नहीं तो जो CH है वो है सब में, OH है वो है सब में, बस नंबर्स ऊपर नीचे है। फिर सभी सदस्य को एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रियात्मक सदस्य के अणु CH2 में अंतर होता है। सही बात है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार में 14 U का अंतर होता है, ठीक है। ये U नहीं, ऐसे होगा, ठीक है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक, अब मान लो कि चलो हम 10th क्लास में चले जाएंगे और एक बच्चे का बुक देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरे क्लास के बच्चे के पास यही बुक होगा। वैसे तो नहीं हम एक एक करके सबके पास जाकर देखेंगे, नहीं, ये कॉमन सेंस है, वही बात है। फिर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप क्या अंतर पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैं जूम कर देती हूँ। पहला हम लोग क्या करते हैं, भौतिक अंतर है। यहाँ पे आप जब कॉपी में बनाना तो भौतिक अंतर कुछ इस तरीके से बनाना। 3 भौतिक अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इसकी विशिष्टि क्या होती है, अभिलाक्षणिक गंध होता है, इसमें सिरके जैसा गंध होता है। इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन और इसका होता है 391 केल्विन। इसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन, तो इसका होता है 290 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद इसका रासायनिक अंतर तो आप देख लो कि यह उदासीन पदार्थ है, यह अम्लीय पदार्थ है। एथेनॉल Na2CO3 की अभिक्रिया नहीं करता है। और यह जो है यहाँ पे अंतर, ठीक है, यह NO2 से अभिक्रिया करके सोडियम लवण और CO2 गैस बनाता है। थर्ड में कि यह क्षारीय KMnO4 के उपस्थित एथेनॉइक अम्ल बनाता है और ये क्या करता है, क्षारीय होता है, ये नहीं बनाता है। तो यहाँ पे आप आराम से अंतर लिख सकते हो कॉपी में। फिर क्या 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो आप देखो कि साबुन के अणु के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक जलरागी और दूसरा जल विरागी, ठीक है। ये मेरे नाम से मिलता जुलता है ना। चलो, अब ये तो पता ही कि मेरा नाम क्या, अब बोलोगे नाम क्या है, ठीक है। रागी नहीं, राग मेरा नाम है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तो अवशेषित भाग के कारण इसका जल रागी बाहर होता है, ठीक है। इस कारण मिसेल बनते हैं। लेकिन एथेनॉल में क्या होता है, यह एक अध्रुवीय विलायक है और इसमें जलरागी भाग में किसी आकर्षण भी नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, साबुन को घोलते वक्त इसमें मिसेल नहीं बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में होता है, क्यों किया जाता है। तो आंसर है कि कार्बन और उसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत मात्रा में अधिक होने के कारण इनका ज्वलन ताप सामान्य होता है, इसका रख रखाव आसान होता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए कार्बन को इसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर जल का साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। तो आप देखो कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तो यह अघुलनशील लवण बनाते हैं और इसे स्कम या फिर झाग कहा जाता है। और इसका सूत्र आप यहाँ पर मतलब देख लो, आराम से लिखा गया, आप आराम से कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। यदि आप लिटमस पत्र, स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आप लिटमस पत्र में साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। तो चूंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए लाल लिटमस पत्र क्या है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि नीला लिटमस पत्र में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही नीला है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है। तो आप देखो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसको हाइड्रोजनीकरण, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको ऑक्सीकरण। योग मतलब होता है प्लस, यानी जुड़ना। और इसके जो औद्योगिक उपयोग है, जैसे पहला देख लो कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग
पेट्रो रसायन उद्योग के एल्कीनों में एल्केन और साइक्लोडेकेन के परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। एंड सेकेंड है कि इसका उपयोग वनस्पति तेलों के वनस्पति घी तैयार करने में भी किया जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन जो C2H6 C3H8, एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, रीजनिंग बना सकते हैं। यहाँ से एक बढ़ता है तो यहाँ से 2 बढ़ता है। जैसे देख लो C3 हुआ तो H कितना हो गया, 2 बढ़ के 8 हो गया। ठीक है। उस तो वो एक मतलब इसी मतलब उसको क्या कहते हैं ना, इसी संख्या में वो बढ़ता है। ठीक है। उसका रेशियो फिक्स होता है। समझाती मैंने बताया था ना, यही चीज़ है, आप समझो। तो यहाँ पे आंसर आप देख लो अपना। आगे बढ़ते हैं कि 14 नंबर की मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो मक्खन में संतृप्त वसा होता है, अतः हाइड्रोजनीकृत नहीं हो सकता। वही दूसरी ओर खाना पकाने वाले तेल असंतृप्त वसा होता है और इसलिए से संतृप्त वसा में हाइड्रोजनीकृत हो जाता है। यानी जहाँ पे हाइड्रोजनीकृत होगा पता चल जाएगा कि वो संतृप्त है यानी वो मक्खन है, जो असंतृप्त है यानी वो मक्खन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वसा को हाइड्रोजनीकृत कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, बट कोई बात नहीं, सह लोगे आप लोग। बाय बाय।